था। देन प्राइवेट जेट सिर्फ ग्रोसरी लाने के लिए। मैं खड़ा हुआ, हाथ कमर पर रखे। क्या इससे भी एक्सट्रीम कुछ हो सकता है? शायद हाँ, इस हाउस में जरूर। मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, बस नूडल्स बना दो, थोड़ा सी फूड और वेजिटेबल्स डाल देना, कुछ फैंसी नहीं। 20 मिनट्स। आवाज आई, कोई आपके डोर पर लेकर आ जाएगा। मैंने कॉल काटा और काउच पर गिर गया। इस लाइफ की आदत डालने में समय लगेगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने नहाने का फैसला किया। पानी कुछ अलग लगा, जैसे कोई नेचुरल हॉट स्प्रिंग हो। वो एहसास इतना अच्छा था कि नॉर्मल नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, दरवाजे पर नॉक हुआ। एक यंग आदमी वेस्ट पहने हॉलवे में खड़ा था, हाथ में स्टीमिंग बोल। नूडल्स सिंपल दिख रहे थे, वार्म ब्रॉथ, फ्रेश ग्रीन्स और कुछ मीट के पीसेस। मैं अभी आधा बात रेडी ही था जब मैंने दरवाजा खोला। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। उसने ट्रे पोलाइटली आगे बढ़ाई। वो हेड शेफ का बेटा था, यंग लेकिन शार्प। मैंने थैंक्स कहा और फूड कंटेनर ले लिया, फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे टेबल पर रखा और लाइट उठाया। स्टीम का एक बादल ऊपर उठा। अंदर का बोल छोटे बेसन जितना बड़ा था। नूडल्स के ऊपर पूरा किंग क्रैब रखा था, ब्राइट रेड और ब्रॉथ से भरा हुआ। मैं बैठ गया और चॉपस्टिक्स उठा लिए। इतना सिंपल भी नहीं था लगता है, लेकिन मैं इतना हंग्री था कि कंप्लेन करने का टाइम नहीं था। हर बाइट पहले से बेहतर था। नूडल्स खत्म होने के बाद मैंने क्रैब लेग्स एक एक करके तोड़े। जब सब खत्म हो गया, मैंने क्रैब क्लॉ उठाकर उससे अपने दांत साफ किए। एक रिच आदमी का टूथपिक। खाने के बाद मैं बेडरूम में गया। विंडो के पास एक बड़ा कर्व्ड मॉनिटर रखा था, पीछे सिटी लाइट्स चमक रही थीं। मैंने स्पेक्स चेक किए। ग्राफिक्स कार्ड 890 था, जो अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं था। मैंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन 1 सेकंड से भी कम में ऑन हो गई। हर रात सोने से पहले मेरी एक छोटी हैबिट थी। मैं शिंगयू नाम की एक लड़की का लाइव स्ट्रीम खोलता और उसकी सिंगिंग सुनता। इसीलिए बिना सोचे मैंने उसका चैनल खोल दिया। उसके पेज पर अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। कुछ ही दिनों में 50,000 से यहाँ तक पहुंच गई थी। ऐसा जंप अपने आप नहीं होता, ये मेरी डोनेशंस की वजह से था। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ, एक बड़ा वेलकम बैनर स्क्रीन पर आ गया। वेलकम बॉस लू। चैट एक्सप्लोड हो गया। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि एक भी पढ़ नहीं पा रहा था। फैंस कह रहे थे कि उन्हें पता था मैं आ जाऊंगा। वो पूरे शाम से वेट कर रहे थे। मैं चेयर पर पीछे झुक गया और स्क्रीन देखने लगा। किसी और के चैट रूम में फेमस होना अजीब लग रहा था। शिंगयू ने नॉइज इग्नोर किया और सीधा कैमरा में देखा। बिग स्पेंडर, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो? उसने पूछा। मैंने टाइप किया, जो तुम्हें पसंद हो वो गाओ। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और म्यूजिक को कमरे में फैलने दिया। उसकी वॉइस सॉफ्ट और स्टेडी थी और एक स्लो सॉन्ग के बीच में एक थॉट आया जिससे मेरा चेहरा गर्म हो गया। रियल लाइफ में शिंगयू कैसी होगी? मैं पीछे झुककर सोचने लगा। खुद को रोके बिना मैंने उसे प्राइवेट मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट्स में हम वी चैट पर कनेक्ट हो गए। मैंने जल्दी से हेलो भेजा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। कोई गलत आइडिया मत बनाना, उसने लिखा। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। मैंने उंगलियां चटकाईं। वो इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद मैं उसकी सिंगिंग सुनता रहा। किसी क्वाइट सॉन्ग के दौरान मैं चेयर पर ही सो गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। मैं बाथरोब पहनकर हॉलवे में गया और हेड शेफ से कहा कि आज बाहर खाऊंगा। फिर मैंने फोन चेक किया और फ्रीज हो गया। कल रात शिंगयू को ऐड करने के बाद मैं बिना कुछ बोले सो गया था। मैंने उसका चैट खोला। मेरा लास्ट मैसेज वही हेलो था। मैंने जल्दी से टाइप किया, सॉरी, कल शिफ्टिंग में बिजी था और तुम्हारे सॉन्ग सुनते सुनते सो गया। उसका रिप्लाई सेकंड्स में आ गया। मैंने आईब्राउ उठाई। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जैसे रिच लोग हमेशा बिजी रहते हो, उसने लिखा। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने रिप्लाई किया और बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं हॉलवे में चलते हुए उससे चैट कर रहा था। मैं गार्डन में बाहर आया, फोन हाथ में था। मैंने लिखा, मेरा स्कूल यहीं पास में था, मैं कुछ समय यहीं रहूंगा। उसका रिप्लाई तुरंत आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। उसका वॉइस मैसेज प्ले हुआ। मुझे लगा तुम कम से कम 40 या 50 साल के हो, उसने कहा। मैं हंसा और बताया कि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में। मैंने अपने स्कूल का नाम टाइप किया, जांगनन यूनिवर्सिटी। उसका अगला वॉइस मैसेज लंबा था। उसने बताया कि वो भी जांगनन यूनिवर्सिटी में है, म्यूजिक पढ़ रही है। मैं चलते चलते रुक गया। सेम सिटी, सेम स्कूल। ये सच में सरप्राइज था। उसने ये भी कहा कि उसके फैंस पूरी रात गेस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं एक स्पॉइल्ड रिच किड हूँ जो कभी पढ़ाई नहीं करता। दूसरे लोग कहते थे कि मैं एक कंपनी बॉस हूँ। उनमें से कोई भी पास तक नहीं पहुंचा। मैं उस पर मुस्कुराया। मैंने आंखें घुमा दी। कौन कहता है कि रिच किड को स्टूपिड होना ही चाहिए? मैं टॉप स्टूडेंट था, थैंक यू। मैं दीवार से टिक गया और रिप्लाई टाइप किया। मैं एक वेल राउंडेड एक्सीलेंट कॉलेज स्टूडेंट था। उसका रिप्लाई आया। उसने कहा कि मैं जरूर किसी पावरफुल फैमिली से हूँ जो लाइव स्ट्रीम पर इतना खर्च कर सकता है। मैं मुस्कुराया। कुछ वैसा ही
मैंने कहा, और मुझे बिग स्पेंडर मत बुलाओ, बस मुझे आचेन कहो, मैंने उससे कहा, चलते हुए हॉल से नीचे जाता हुआ। फिर उसने एक लंबा मैसेज भेजा। उसने मुझे थैंक यू कहा। मेरी डोनेशंस ने उसके फादर की हॉस्पिटल में मदद की थी। उसके डैड को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। वह कभी मुझे खाना खिलाना चाहती थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बस कहीं बहुत खराब जगह मत चुनना, मैंने कहा। मैं खुद ही हंस पड़ा। सच कहूं तो अगर वह बहुत फैंसी जगह चुनती है तो शायद मुझे उससे ज्यादा ऑकवर्ड लगे। मैंने उसे सच बताया। 2 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं रिच हूं। उसने वापस एक कार्टून स्टिकर भेजा, एक डॉग फेस जिस पर लिखा था, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये मान लूं? उसने क्लियरली एक शब्द भी बिलीव नहीं किया। मुझे ये फनी लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक और मैसेज भेजा। इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स अचानक बता दें कि वे रिच हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स सिर्फ नॉर्मल रिच नहीं थे, वे उस सबसे भी आगे थे जो सिंग यू सोच सकती थी, और अभी वे दुनिया में कहीं थे, किसी को भी नहीं पता था कहाँ। तभी ज्वांग यिंग का मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे प्रॉपर क्लोथ्स चाहिए। वह सही थी। जो कुछ मैं पहन रहा था सब मिलाकर भी 1000 युएन से कम का था। मैंने सोचा कि बस किसी मॉल में जाकर कुछ डिसेंट खरीद लूं, लेकिन ज्वांग यिंग ने बताया कि मेरे पास एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो सिर्फ मेरे और मेरे स्टाफ के लिए कस्टम क्लोथ्स बनाती है। एक टेलर आज दोपहर घर आएगा मेरे मेजरमेंट्स लेने। मैंने कार गियर में डाली। कार एस्टेट से बाहर निकल गई। मैं सड़क पर विंडो नीचे करके ड्राइव कर रहा था, अच्छा महसूस करते हुए। कुछ मिनट बाद सड़क कैंपस की तरफ खुल गई। जांगनन यूनिवर्सिटी। अभी समर ब्रेक था, इसलिए कैंपस लगभग खाली था। मैंने आसानी से पार्क किया और बाहर निकला। सिर्फ ग्रेड स्टूडेंट्स ही आसपास थे। जैसे ही मैंने डोर बंद किया, मुझे पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी। वह चेन काय था, मेरा रूममेट। वह बुक्स का एक स्टैक पकड़े हुए था और मुझे मुंह खुला रखकर देख रहा था। तू लंबा हो गया क्या? उसने पूछा, मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए। मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। भाग यहाँ से, मैंने हंसते हुए कहा। मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ, पता नहीं था क्या? तू ब्रेक में घर क्यों नहीं गया? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी करूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अभी जांगनन सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं कार के पास टिक गया और हाथ फैलाए। चेन काय ने अपनी ग्लासेस ऊपर की। तूने ये सब इतने टाइम तक छुपा कर रखा? उसने कहा। वह कार की छत पर टिक गया। यहाँ प्रॉपर्टी 60,000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। एक अपार्टमेंट की कीमत आधी जिंदगी की कमाई है। मैंने सिर पीछे फेंक कर हंसा। मेरे डैड ने बस 2 दिन पहले मुझे बताया कि मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। लंच मेरी तरफ से। चल, कैंपस के पास वाले बटलर रेस्टोरेंट चलते हैं। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जगह? वहाँ मिनिमम 300 पर पर्सन है। हम रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। चेन काय अभी भी शॉक में था। मैं पे कर रहा हूँ, मैंने कहा, उसे आगे धकेलते हुए। बस चल, अगर पैसे खर्च करने हैं तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ खाना वर्थ हो। जैसे ही हम एंट्रेंस पर पहुंचे, चेन काय का चेहरा बदल गया। 2 लोग बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जांग युआन। वह एक लंबे मस्कुलर आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। जांग युआन। उसने मुझे देखा और ऐसे मुस्कुराई जैसे मैं कोई चीज हूं जिस पर वह पैर रखकर गुजरी हो। उसके साथ वाला आदमी वंग शुआन था, उसका नया बॉयफ्रेंड। एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। हम चारों बस वहीं खड़े रहे। चेन काय ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे पूरी कहानी पता थी। मैं जांग युआन के साथ कितना अच्छा था, ये किसी को चेन काय से ज्यादा नहीं पता था। हर हफ्ते मैं उसके लिए एक छोटा सरप्राइज तैयार करता था। गिफ्ट्स, लेटर्स, प्लान्स। मैंने महीनों तक पैसे बचाए थे ताकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकूं और उसे क्लास तक छोड़ सकूं। और अब वह यहाँ थी, किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले, बिल्कुल मेरे सामने। एक वेटर रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास आया। कितने गेस्ट्स? उसने पूछा। 2, मैंने कहा, एक उंगली उठाते हुए। मैं उसे अपना लंच खराब नहीं करने वाला था। हम विंडो के पास बैठ गए। चेन काय ने हाथ पर सिर टिकाया और बात करने लगा। तू कहाँ शिफ्ट हुआ? उसने पूछा। शायद मैं कभी मिलने आ जाऊं। जांगनन विलास, मैंने कहा। अगर डॉम बोरिंग लगे तो बस आ जाना, मेरे पास बहुत रूम्स हैं। चेन काय का हाथ बीच में ही रुक गया। बहुत रूम्स? मैंने कंधे उचकाए। बस खाली पड़े हैं। उसे शायद पता नहीं था कि जांगनन विलास में सिर्फ हाई एंड हाउसेस बिकते हैं। वह बस चुप हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ से वंग शुआन की आवाज आई। बड़ी बड़ी बातें करने से ट्रबल मिलेगा, उसने कहा। जांग युआन का बॉयफ्रेंड होने के नाते वह पहले से ही मुझसे नफरत करता था। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा। वह लड़ना चाहता था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने जांगनान विलास का नाम सुन लिया था। उसके हाथ में गोल्ड वॉच थी और उसे उस जगह की कीमत पता थी। उसका खुद का फैमिली भी वहीं पास रहता था। उसे पता था कि सबसे सस्ती विला भी लगभग 20 मिलियन युएन से शुरू होती है। वह ऐसे मुस्कुराया जैसे वह जीत चुका हो। फिर उसने जोर से बोला ताकि सब सुने, मुझे लगा तुम्हारा एक्स बस गरीब है। जांग युआन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। निकला तो लायर भी, उसने जोड़ दिया। चेन काय का चेहरा उतर गया। बाकी लोग भी देखने लगे। कुछ ने उस जगह का नाम पहचाना और हंसने लगे। उन्होंने मेरी चीप शर्ट देखी और सिर हिलाया। उनकी नजर में मैं बिलोंग नहीं करता था। मैंने धीरे से पानी पिया। अब यह सब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 2 दिनों में जो देखा था
उसके बाद स्ट्रेंजर्स की हंसी कुछ भी नहीं थी। फिर वांग शुएन बोला, यह हमेशा से ऐसा ही है। उसने कहा। जांग युएन ने मेरी तरफ इशारा किया। दिखावा करता है लेकिन कुछ है नहीं। उसने कहा, मैंने इस लड़की के लिए सब कुछ दिया था और अब वह मुझे ऐसे याद कर रही थी। उसने हाथ बांध लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं डर्ट हूँ। ठीक है, मेरी नजर के सामने कुछ चमका। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक नया टास्क आया, इन दोनों को चुप कराओ। रिवॉर्ड कुछ ऐसा जो मेरे एंसेस्टर्स ने फेंक दिया था। मैं पीछे झुका और मुस्कुराया। मेरे एंसेस्टर्स का ट्रैश शायद इस पूरी बिल्डिंग से ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने यह पिछले 2 दिनों में समझ लिया था। जो चीजें उनके लिए बेकार थीं, वह भी नॉर्मल लोगों की सोच से बाहर थीं। मैं खड़ा हुआ और पूरे रूम की तरफ देखा। यहाँ कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने शांत आवाज में कहा। वांग शुएन ने हाथ फैलाए। मेरे एक टो की कीमत तुम सबसे ज्यादा है, वह चिल्लाया। मैंने सिर तिरछा किया और उसे देखा। ये सबसे फनी बात थी जो मैंने आज सुनी थी। वांग शुएन गुस्से में आ गया। वह मेरी तरफ दौड़ा और मेरे कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा कि एक गरीब लड़का उससे ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, सब बदल गया। मैंने हल्का सा दबाया और उसकी पकड़ तुरंत छूट गई। उसकी आंखें फैल गईं। इतना मसल होने के बावजूद वह मेरे सामने बच्चे जैसा लग रहा था। सिस्टम ने मेरी स्ट्रेंथ दोगुनी कर दी थी। मैंने बिना मेहनत किए उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यही नया मैं था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसका ईगो उसे चिल्लाने नहीं दे रहा था। वह एक घुटने पर गिर गया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। तभी चेन काय बीच में आया और हमें अलग किया। मैंने वांग शुएन को हल्का सा धक्का दिया। वह पीछे बूथ में जा गिरा। मैंने अपना कॉलर ठीक किया। थोड़ा सा रिंकल हो गया था। वांग शुएन मुझे घूर रहा था, आंखों में प्योर हेट के साथ। मैंने हल्की मुस्कान दी। जांग युएन सच में अजीब लोगों को चुनती है। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए और जांग युएन पहले से ही विक्टिम बनकर हमारी तरफ इशारा कर रही थी। मैनेजर भी आ गया। उसके नेम टैग पर बाय लिखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ट्रबल। ऐसी जगहों पर फाइट्स को सीरियसली लिया जाता है। मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने फोन निकाला और कॉल किया। वांग शुएन सामने से देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था क्या होने वाला है। मैं स्कूल के पास रेस्टोरेंट में हूँ, मैंने कहा। मेरी एक्स और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ है। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ। यंग मास्टर, प्लीज वेट 2 मिनट्स। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ। मैंने कॉल काट दी और मुस्कुराया। उसने मुझे उस ब्लैक कार्ड की भी याद दिलाई जो मेरे फादर ने दिया था। जिसके पास भी सही नजर होगी, वह उस कार्ड को पहचान कर मुझे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेगा। मैंने फोन टेबल पर रख दिया और इंतजार करने लगा। वांग शुएन धीरे से बड़बड़ाया, ये बस प्रिटेंड करता है, अभी सिक्योरिटी इसे बाहर फेंक देगी। एक सूटेड आदमी पास खड़ा था। चेन काय मेरे साथ ही खड़ा रहा। मैंने कैजुअली मैनेजर बाई की तरफ इशारा किया। तुम्हें अभी एक कॉल आएगा, बस वेट करो। वह कंफ्यूज दिखी। आखिर कौन उसे इस बात के लिए कॉल करेगा। 2 मिनट्स से भी कम में उसका फोन बजा। उसने वहीं कॉल उठाया। दूसरी तरफ इस पूरी चेन का ओनर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो भी वह कह रहा था, असर साफ दिख रहा था। उस यंग मैन को ऑफेंड मत करना, ओनर ने कहा। उसे जो चाहिए दे दो। चेन काय आराम से बैठा रहा, कप पकड़े हुए। मैनेजर बाई के हाथ कांप रहे थे। ये रेस्टोरेंट ब्रांड कई देशों में फैला हुआ था। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं था और मेरे एक कॉल पर ओनर खुद ऑर्डर्स दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पीछे कैसी पावर है। उसने कॉल काटा और गहराई से झुक गई। वांग शुएन और जांग युएन पीछे खड़े देखते रह गए। मिस्टर ए चेन, उसने कहा। चेहरे पर पसीना था। मैं आपके लिए बेस्ट सीट अभी प्रिपेयर करती हूँ। मैंने बस सिर हिलाया। वांग शुएन तुरंत खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है, वह चिल्लाया। इन 2 नोबडीज को बेस्ट सीट। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। अब मुझे यह मजेदार लगने लगा था, क्योंकि यह रेस्टोरेंट मेरा है। मैंने कहा, बस इतना काफी है। सिस्टम पहले ही फाइट के दौरान मुझे नंबर्स दिखा चुका था। डेटा मेरी नजर के कोने में चमक रहा था। वांग शुएन मुझे घूरता रह गया। उसका शरीर स्टिफ हो गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। इस कंपनी का 92% मेरी फैमिली का है, मैंने जोर से कहा ताकि सब सुने। बाकी 8% उन लोगों को रिवॉर्ड में दिया गया था जिन्होंने इसे बनाया। वांग शुएन ने दीवार पर लगे लाइसेंस की तरफ इशारा किया। तू सपना देख रहा है, वह चिल्लाया। उस पर तेरा नाम नहीं है। मैनेजर बाय हिल गई। उसे वह नाम पता था और अब वह कनेक्शन समझ रही थी। मैनेजर बाय, मैंने कहा, इन दोनों को बाहर निकालो और हर लोकेशन से परमानेंटली बैन कर दो। वांग शुएन गार्ड्स को धक्का देने की कोशिश करने लगा। ओनर ने बाई को कहा था कि मेरी हर बात मानी जाए, इसलिए उसने बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। जांग युएन ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। अगर वे सबके सामने निकाले गए तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं पीछे झुक गया और पैर क्रॉस कर लिए। एक शांत मुस्कान। वांग शुएन खुद को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम बिजनेस चलाना चाहते हो या नहीं, वह स्टाफ पर चिल्लाया। पेइंग कस्टमर्स को निकालना? मैंने पहली बार देखा है कि रेस्टोरेंट अपने ही गेस्ट्स को निकाल रहा है। उसी समय एक वेटर बाई के पास आया और धीरे से फाइट की सच्चाई बता दी। बाई ने सुना और मुस्कुराई। सच हमारे साथ था।
सब वांग शुएन ने शुरू किया था। अगर आपको कंप्लेंट है, उसने मीठी आवाज में कहा, तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। वांग शुएन का चेहरा मरोड़ गया। उसे पता था कि गलती उसकी है, लेकिन वह मान नहीं सकता था। वह रिच किड था, लेकिन उसके फादर बस एक छोटे शेयर होल्डर थे। उनका नाम यहाँ कुछ भी नहीं था। वह दांत पीसता रहा, मुट्ठियां टेबल पर दबाकर। मैंने स्पून उठाया और मुस्कुराया। गुस्सा आ रहा है? मैंने पूछा। तुम्हारे पास पैसे हैं, वांग शुएन ने दांत भींचकर कहा, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उसका हर मसल लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे याद था कि मैंने उसका हाथ कैसे क्रश किया था, और गार्ड्स अभी भी पास खड़े थे। उसने सिर झुका लिया। उसके पास चॉइस नहीं थी, उसे अपनी ईगो निगलनी पड़ी। मैंने धीरे से एसआईपी लिया। अभी मैं खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ यह स्टोर नहीं, मैंने कहा, पूरी चेन की हर लोकेशन मेरी है। वांग शुएन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर तुम इस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहते हो, मैंने खड़े होते हुए कहा, तो पहले पूरी ग्रुप खरीदनी पड़ेगी। उसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी उसकी पूरी फैमिली की सोच से भी ज्यादा की होती है। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया, मैनेजर बाय, बाकी आप संभालिए। फिर मैं सर्वर के पीछे पीछे वीआईपी एरिया की तरफ चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां देखने लायक कुछ था ही नहीं। मैनेजर बाय लोगों को बाहर निकालते हुए भी प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। तभी तो ये ग्रुप इतना बड़ा बना था। बाकी गेस्ट्स अपनी टेबल्स पर फुसफुसाने लगे। वो लड़का खुद को बहुत समझ रहा था। एक आदमी हंसते हुए बोला, गलत लड़ाई चुन ली। जांग युएन ने सब सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वांग शुएन एक सेकंड भी और नहीं सह पाया। उसके कान लाल हो गए, जबड़ा कस गया। वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया, जांग युएन को पीछे छोड़कर। पूरा रूम उसे जाते हुए देखता रहा। जांग युएन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सिर झुका लिया और उसके पीछे भागी। हर गेस्ट की नजर उस पर थी। बाहर पार्किंग में वांग शुएन की मुट्ठी इतनी कस गई कि उसके नकल्स चटक गए। उसके अंदर का गुस्सा उसे खा रहा था। उसने वह गुस्सा जांग युएन पर निकाला। वह सामने खड़ी थी, आंसू पहले से बह रहे थे। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, उसने धीरे से कहा। जब वह मेरे साथ था तो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, सिर्फ मुझे गिफ्ट्स देने के लिए। वांग शुएन की मुट्ठी और कस गई। इससे वह और भड़क गया। मुझे कभी नहीं पता था कि उसके फैमिली के पास इतना पैसा है, उसने रोते हुए कहा। दोनों अंधेरी पार्किंग में खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं था। वांग शुएन को जिंदगी में कभी ऐसे इंसल्ट नहीं किया गया था। उसने अपनी मुट्ठी कार के बॉनेट पर दे मारी। उसने कसम खाई कि वह एचएन से बदला लेगा, लेकिन जांग युएन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे पागलपन भरा कुछ भी करने से रोका। दूसरी तरफ मैं वीआईपी रूम में मेन्यू देख रहा था। 2 मीडियम स्टेक्स, मैंने कहा। श्रिम्प ऐड करो और एक प्लेट फुई ग्रा भी। चेन काय मेरे सामने बैठा था, पूरी तरह खोया हुआ। यह रूम उससे कहीं ज्यादा फैंसी था जितना उसने कभी देखा था। मुझे पता था कि वह ऐसे मेन्यू से ऑर्डर करने में हिचकिचाएगा, इसलिए मैंने दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया। प्राइवेट रूम बहुत बड़ा था। दीवारों पर गोल्ड फ्रेम्स, टेबल पर क्रिस्टल और एक वेटर रेडी खड़ा था। वेटर झुक गया। हम सब कुछ जल्दी ले आएंगे सर। चेन काय ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। 3 साल, उसने कहा। 3 साल मैं तेरे साथ क्लास में बैठा और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने हाथ पर सिर टिकाया और मुस्कुराया। तूने मुझसे पैसे भी उधार लिए थे, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसका हाथ नीचे कर दिया और उसे काउच पर बैठा दिया ताकि वह और जोर से न बोले। मुझे खुद भी यह सब हाल ही में पता चला, मैंने कहा। चेन काय मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कह दिया हो कि आसमान हरा है। मैं मुस्कुराया और बोला, सोच, 3 साल तक मेरे पास सिर्फ एक बाइसिकल थी। वह आगे झुका, आंखें बड़ी हो गईं। इतना समय और किसी को पता नहीं चला, उसने पूछा। फिर उसने टेबल के उस पार मुझे देखा। तो तेरे फैमिली के पास कितना पैसा है? तू शायद बिलीव नहीं करेगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद पूरा नंबर नहीं पता। चेन काय का मुंह खुला रह गया। और वह जंगनन विला पर स्क्वायर मीटर कितना? उसने अंदाजा लगाया। कम से कम 60,000। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपने 10 उंगलियां उठाईं और उसे खुद कैलकुलेट करने दिया। चेन काय लगभग टेबल पर हाथ मारने वाला था। उसकी मुट्ठी उसके पैर पर कस गई। यह नंबर उसके लिए बहुत बड़ा था। 150,000 पर स्क्वायर मीटर, वह चिल्लाया। ये इम्पॉसिबल है। मेरे होम टाउन में इससे पूरा घर आ जाता है। मैंने उसे देखा और थोड़ा बुरा महसूस किया। मैं उसकी कॉन्फिडेंस और हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। जब टाइम मिले मैं तुझे और बाकी सबको अपने घर लेकर जाऊंगा, मैंने कहा। तब तू खुद देख लेगा। मैंने यह नहीं बताया कि हमारे घर की एक पेंटिंग भी पूरी बिल्डिंग से ज्यादा की है। चेन काय ने मुझे हाफ स्माइल दी। हमने एक दूसरे से 3 इयर्स पहले प्रॉमिस किया था, रिमेंबर? मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, मैंने अपना ग्लास पकड़ते हुए कहा,
लेकिन मेरे रियल ब्रदर्स, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। हमने अपने ग्लासेस एक साथ टच किए। अगर तुम में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैंने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, बस मुझे बता देना। चेन काय ने अपना ग्लास पकड़ा और ब्लिंक किया। तुम सच में कह रहे हो? मैं तो वेट कर रहा था कि तुम ये कहो, उसने कहा, अचानक एनर्जी से भर गया। हमारे पास ऑलरेडी एक गेम आइडिया है, अगर हम इसे फिनिश कर लें तो ये ह्यूज होगा, उसने कहा। इसने मेरा अटेंशन खींचा। मैंने अपनी चिन हाथ पर टिकाई और सुना। हमारे डॉर्म में मैं ही अकेला हूँ जो कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा। बाकी तीनों सब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, चेन काय ने प्राउड लुक के साथ कहा। मैंने थोड़ा सिर टिल्ट किया। और उन्हें गेम्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन फिर उसने एक हैवी ब्रेथ ली। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सर्वर्स बनाने के लिए मनी नहीं है और हमारे पास इनफ लोग भी नहीं है, उसने ऐड किया। इसीलिए हमें गिव अप करना पड़ा। मैं क्वाइटली सुनता रहा। फिर एक आइडिया आया। मैं काउच पर पीछे लीन हो गया। अगर मैं 10 मिलियन इन्वेस्ट करूं तो क्या वह इनफ होगा? चेन काय ने अपना ड्रिंक स्पिट कर दिया। 10 मिलियन? बस ऐसे ही? मैंने उसे कामली देखा। कौन ऐसा डील नहीं लेगा? इनफ नहीं, मैंने कहा। तो फिर 100 मिलियन कैसा रहेगा? चेन काय और जोर से चोक करने लगा। उसने एक नैपकिन पकड़ी और कॉफ किया। तुम्हारा फैमिली सच में कितना रिच है? उसने फेस पर स्वेट के साथ मुझे स्टेयर किया। लेकिन तुमने हमारा प्लान देखा भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हारे पैसे वेस्ट कर देंगे? मैं उसके सामने रिलैक्स्ड बैठा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम सब कुछ लूज कर सकते हो? उसने पूछा। मैंने उसे स्टेडिली देखा। कुछ टेंस ऑफ मिलियंस, मैंने पीछे लीन होते हुए कहा। यह कुछ भी नहीं है। तुम मेरे ब्रदर हो। अगर फेल हुआ तो फेल हुआ। चेन काय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस वहीं बैठा रहा, स्पीचलेस। तो रिच लोग ऐसे ही पैसे थ्रो करते हैं, उसने क्वाइटली कहा। कुछ मिलियंस लूज करते हैं और बस कहते हैं कि ठीक है। मैंने अपनी आंखें नैरो की और सीरियस हो गया। अपने मटेरियल्स रेडी करो, मैंने उससे कहा। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारी टीम से मिलवाऊंगा। चेन काय ने धीरे से सिर नॉड किया, क्लियर्स थ्रोट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मनी राइट अवे आ जाएगा। राइट अवे, मैंने कहा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ मनी पुट करता हूँ, बाकी सब तुम पर है। चेन काय ग्रिन किया और अपनी फिस्ट पंप की। जब तक हमारे पास मनी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों बात करते रहे और जितना हम बात करते गए उतना ही एक्साइटेड होते गए। चेन काय ने वहीं अपना माइंड बना लिया। वह अपनी ग्रेजुएट स्कूल की प्लान ड्रॉप कर रहा था। वह इसमें अपना सब कुछ पुट करने वाला था। हम एक दूसरे की तरफ लीन हुए, फर्स्ट स्टेप प्लान करते हुए। खाने के बाद मैं घर की ओर गया। जैसे ही मैं क्लियर्स थ्रोट विला के फ्रंट डोर से अंदर गया, मेरा फोन रिंग हुआ। एक कॉल किसी ऐसे पर्सन की जिससे मैंने लंबे टाइम से बात नहीं की थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वह जांग यी था, मेरा हाई स्कूल का पुराना क्लासमेट। उसने ग्रेजुएशन के बाद शायद ही मुझे कॉल किया था। मैं काउच पर बैठ गया और पिकअप किया। उसकी वॉइस सुनकर मैं वापस चला गया। ऐसा लगा जैसे फिर से हाई स्कूल आ गया हो। हमारी स्कूल एनिवर्सरी 2 वीक्स में है, उसने स्क्रीन पर कहा। हमारे टीचर चाहते हैं कि हम वापस आएं और विजिट करें। मैंने केयरफुली सुना। काफी टाइम हो गया था जब मैंने उनमें से किसी को लास्ट बार देखा था। इससे मुझे सच में खुशी हुई। मैं अपने विला के ग्रैंड हॉल में बैठा था, इस आइडिया पर स्माइल करते हुए। बहुत टाइम हो गया है जब हम सब एक साथ मिले थे, मैंने कहा। मैं वहां रहूंगा। लेकिन फिर जांग यी का फेस स्क्रीन पर सीरियस हो गया। भूलना मत, उसने वार्न किया। हमारे कुछ क्लासमेट्स सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वापस आएंगे। मैं इस पर स्माइल किया। मैं रेडी रहूंगा, मैंने कहा। उसी टाइम सिस्टम मेरे सामने अपीयर हुआ। एक नया टास्क, स्कूल सेलिब्रेशन में स्टैंड आउट करना। रिवॉर्ड, एक आइटम जो मेरे एंसेस्टर्स ने बहुत पहले लूज कर दिया था। मैंने डिटेल्स पढ़ी और मेरे माउथ का कॉर्नर ऊपर उठ गया। उन पुराने क्लासमेट्स में से कुछ आएंगे और एक्ट बिग करेंगे। मुझे पहले से पता था और मैं उन सबको शट डाउन करने वाला था। मैं डोरवे में खड़ा था, मेरे पीछे सनसेट था। ये फन होने वाला था। लेकिन रियूनियन से पहले मुझे एक और सरप्राइज मिला। मुझे पता चला कि मेरे फैमिली का ब्रिटिश रॉयल्टी से एक कनेक्शन था और उस कनेक्शन के कारण उन्होंने किसी को मुझसे मिलने के लिए भेजा था। एक आदमी जिसका नाम हराम था। वह अपेरेंटली एक टॉप डिजाइनर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा फैमिली उसे इतनी दूर से यहाँ बुला सकता था। हराम मेरे तरफ वार्म स्माइल और ओपन हैंड के साथ चलता हुआ आया। उसकी उम्र में वह इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना चाहता था, लेकिन 5 मिलियन पाउंड्स अ ईयर और एक प्राइवेट प्लेन ने उसका माइंड बदल दिया। उसे बस हर साल कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना था और अगर वह अपनी सिटीजनशिप चेंज कर सके तो वह फुल टाइम मेरा पर्सनल डिजाइनर बनने के लिए भी रेडी था। हम दोनों लिविंग रूम में आमने सामने बैठे। हमारे बीच का स्पेस बहुत बड़ा था। लॉन्ग टाइम नो सी, उसने कहा। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अभी भी एक बेबी थे। उस एक सेंटेंस ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। वह मेरे फैमिली को सालों से जानता था। मिस्टर हराम, मैंने कहा, आपने मेरे पेरेंट्स के लिए भी क्लोथ्स डिजाइन किए थे, है ना? उसने जल्दी से नॉड किया और स्माइल किया। वह बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, उसने कहा। उसकी स्माइल जेंटल थी, इसलिए उन्होंने कई सालों तक सब कुछ हिडन रखा। हराम ने एक हाथ से जेस्चर करते हुए आगे कहा। लेकिन अब उन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो उनके पास है। मैंने ये क्वाइटली लिया, इसलिए मुझे यहाँ आने और अपना रिस्पेक्ट देने के लिए इनवाइट किया गया। हराम ने पोलाइट नॉड के साथ कहा। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,
मैंने उससे कहा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप प्रैक्टिकली फैमिली हैं। लेकिन फिर उसके अगले वर्ड्स ने मुझे सरप्राइज कर दिया। क्वीन आपको इनवाइट करना चाहती हैं, उसने कहा, जब भी आप फ्री हों पैलेस विजिट करने के लिए। मैंने काल्मली नॉड किया। कम से कम मैंने काम दिखने की कोशिश की। बाहर से मेरी एक भी मसल नहीं हिली, कूल और स्टेडी। अंदर से मेरा हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता था। खुद क्वीन की तरफ से इनविटेशन। इस दुनिया में कितने लोग ऐसा कह सकते हैं। हराम ने मेजरिंग टेप निकाली और काम शुरू कर दिया। उसने मेरे शोल्डर्स, मेरे आर्म्स, मेरा चेस्ट मेजर किया। हर नंबर उसकी मेमोरी में चला गया। फिर उसने पूछा कि मुझे कौन से स्टाइल्स पसंद हैं। जब मैंने 2 वीक्स बाद होने वाले स्कूल रियूनियन का मेंशन किया, उसकी आईज चमक उठी। जब मैंने हराम को स्कूल रियूनियन के बारे में बताया, उसने तुरंत प्रॉमिस किया कि सब कुछ रेडी होगा। 2 वीक्स काफी से ज्यादा हैं, उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ परफेक्ट बनाऊंगा। हमने हैंड्स शेक किए और उसी के साथ डील हो गया। हरम ग्रैंड हॉलवे से होकर गया, ऑलरेडी अपने वर्कशॉप की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी ज्वांग यिंग आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे उसके पास कोई आइडिया हो। आप अपने नाम से स्कूल को डोनेट कर सकते हैं, उसने कहा। यह फेमस अलुमनाई बनने का सबसे फास्ट तरीका है। मैंने अपना हाथ अपने फेस पर रखा। मैंने खुद ये क्यों नहीं सोचा। वह सही थी। स्कूल्स अपने अलुमनाई से बस 2 चीजें चाहते हैं, उनके पास कितना इन्फ्लुएंस है और वह क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। अभी मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, मैंने पूछा। मैं आपके टोटल वेल्थ का सिर्फ एक छोटा पार्ट मैनेज करती हूँ, उसने कहा। लेकिन आपके यहाँ और अब्रॉड के हर बैंक अकाउंट में आपका अवेलेबल कैश लगभग $500 बिलियन है। मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने उसे फिर से कहने को कहा। उसने हर वर्ड दोहराया। नंबर नहीं बदला। धीरे धीरे मेरा ब्रेन फिर से काम करने लगा। मैं काउच पर वापस गिर गया। दुनिया का सबसे रिच पर्सन शायद कुल मिलाकर 100 बिलियन के आसपास होगा, और वह भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। ज्वांग यिंग ने ऐड किया। उनका स्पेंडिंग मनी नहीं, सिर्फ मेरा कैश ही उनकी पूरी फॉर्च्यून से 4 गुना ज्यादा था। फिर मैंने कुछ नोटिस किया। उसने कहा था कि वह मेरे वेल्थ का सिर्फ एक पार्ट मैनेज करती है। बाकी का क्या, मैंने पूछा। आपके फैमिली का वेल्थ 7 पार्ट्स में डिवाइड है, उसने कहा। 7 पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इसे आपके बिहाफ पर मैनेज करते हैं और हमारा फैमिली सबसे छोटा हिस्सा संभालता है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मैं खड़ा हुआ और सीधा बैल्कनी की तरफ चला गया। मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और हंसी रोकने के लिए अपने लिप्स दबा ली। अब मुझे समझ आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने समय तक एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह क्यों जीने दिया। वे चाहते थे कि मुझे सब कुछ देने से पहले मुझे शेप करें। मैं एक काम स्माइल के साथ वापस अंदर आया। मेरी डेस्क पर मेरे पुराने हाई स्कूल का इनविटेशन लेटर रखा था। मैंने उसे एक पल तक देखा। स्कूल एनिवर्सरी जल्द आने वाली थी। मैंने अपना फोन उठाया और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉल किया। सेकंड हाई में प्रिंसिपल जू मिन अपने डेस्क के पीछे सिर झुकाकर बैठे थे। उनका ऑफिस बड़ा था लेकिन क्वाइट। ट्रॉफियों से भरी शेल्व्स एक बुरा मजाक लग रही थीं। वह इस साल के एग्जाम रिजल्ट्स को घूर रहा था। वही कहानी जैसे हमेशा। उसने पेपर्स पर अपनी मुट्ठी दबा दी। हमेशा सेकंड प्लेस, कभी फर्स्ट नहीं। उसने अपना फॉरहेड रगड़ा। फर्स्ट हाई स्कूल हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था और हाल ही में चीजें और भी खराब हो गई थीं। थर्ड हाई को अभी एक फेमस अलुमनाई मिला था जिसने उनके स्कूल को 10 मिलियन डोनेट किए थे। वह पैसा उन्हें तेजी से ग्रो करने में मदद कर रहा था। जू मिन का स्कूल पीछे छूट रहा था। सेकंड प्लेस अब फर्स्ट बनने वाला था। ये सोचकर उसका पेट मचल गया। तभी उसके डेस्क पर फोन बजने लगा। उसने उसे उठाया। मैंने उसे बताया कि मैं अपकमिंग स्कूल एनिवर्सरी के बारे में कॉल कर रहा हूँ। जू मिन ने धीरे से साई लिया। उसने आज पहले ही ऐसे दर्जनों कॉल्स ले लिए थे। क्या स्कूल स्टूडेंट से डोनेशंस एक्सेप्ट करता है, मैंने पूछा। स्टूडेंट डोनेशंस, मैंने दोहराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह समझे। कुछ सवालों के बाद जू मिन ने समझ लिया कि कॉलर 2016 में ग्रेजुएट हुआ था और अभी भी कॉलेज में था। 3rd ईयर स्टूडेंट। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की। वह पोलाइटली मुस्कुराया। एक यंग मैन जिसके पास कोई खास मनी नहीं है, उसने सोचा। जितना अफोर्ड कर सको उतना दे दो, उसने वार्मली कहा। मुझे नंबर बताइए। मैं अंदर ही